हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जो आपको यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की वैकेंसी आई थी, जिसके कि आपको के क्लासेस कंप्लीट हो गए थे। प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो प्रैक्टिस सेट में आज आपका प्रैक्टिस सेट 10 रहेगा। उसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जिससे कि जो भी हमने पढ़ा था, क्योंकि बीच में काफी टाइम तक वीडियोस नहीं आई हैं, तो आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर अभी एग्जाम्स की डेट आती है, वैसे तो अभी ऑफिशियली कुछ नहीं है, लेकिन एग्जाम की डेट आने की संभावना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पेपर में आउट हो रहा है बार बार, तो एग्जाम की डेट आपके जल्दी ही आने की संभावना है। तो इसलिए अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि जब भी एग्जाम आपका हो तो आपकी प्रिपरेशन और रिवीजन दोनों कंप्लीट हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जब बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, क्लासेस की भी और प्रैक्टिस सेट्स की भी, तो आप वो देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस कंप्राइजिंग फाइनेंशियल सिस्टम इज नोन एज। वित्तीय प्रणाली और वित्तीय प्रणाली समाविष्ट करने वाली संस्थाओं को किस रूप में जाना जाता है। ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी, हार्ट ऑफ द इकोनॉमी, हार्ट ऑफ द कंपनी, माइंड ऑफ कंपनी, ब्लड ऑफ कंपनी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो वित्तीय प्रणाली यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम होता है, कोई भी कंट्री हो वहां पर अपना एक वित्तीय प्रणाली होती है, फाइनेंशियल सिस्टम होता है, और उसमें कुछ काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उस फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होते हैं या किस तरह की से काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मस्तिष्क कहलाते हैं। क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में कितनी तरलता रहेगी, किस तरह से इजी काम होता रहेगा। मुद्रास्फीति है, मुद्रा संकुचन है, सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करना है, सारी चीजें जो होती हैं वो उससे जुड़ी होती हैं डायरेक्टली। तो आपका ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। जिससे कि एक बिना रुके वित्त जो है, फाइनेंस जो है, वो किसी भी इकोनॉमी में फ्लो करता रहे, और जिससे कि जो भी प्रोडक्शन का काम हो रहा हो या फिर अन्य काम है जो भी जुड़े हैं सीधे के सीधे फाइनेंस से, वो उसमें रुकावट ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक मनी मीन्स। प्लास्टिक मनी से तात्पर्य क्या है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है। प्लास्टिक मनी जो है वो क्या कहलाती है, यानी कि प्लास्टिक मनी आज के टाइम पर तो बहुत ज्यादा चलन में है, तो किस चीज से रिलेटेड होता है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों को ही कहा जाता है। तो एक आंसर होगा बोथ ऑफ अबव, यानी कि जो आप डेबिट कार्ड का यूज करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, तो दोनों ही चीजों जो है वो प्लास्टिक मनी कहलाती है। यानी कि कैश में लेन देन ना करके हम इसके थ्रू क्या करते हैं, डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 80AA of Income Tax Act 1961, the maximum amount an individual can claim for interest income is dash। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 TTA के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिकतम डैश तक की राशि के लिए ब्याज आय हेतु दावा कर सकता है। 5,000, 15,000, 20,000 या फिर 10,000। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अंडर सेक्शन 80AA है वहां पर इनकम टैक्स एक्ट की, उसमें मैक्सिमम अमाउंट के लिए जो इंडिविजुअल को कितना जो है मिल जाएगा, कि इतने तक उसको जो ब्याज है उससे छूट मिल जाएगी। तो कितना हो जाती है वो राशि, वो हो जाती है 10,000 की, 10,000 की। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो कटौती है, डिडक्शन है, एक इंडिविजुअल या फिर एक HUF को ही दी जाती है, बाकी सबको नहीं मिलती, कंपनी को नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग SSC इज एलिजिबल टू क्लेम रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स अंडर सेक्शन 80CCC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निश्चित में से कौन सा जो निर्धारित SSC होता है, निर्धारित SSC कौन होता है, जिसको कि अपनी प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पे करना है, यानी कि उसकी इनकम जो है वो टैक्स की उसमें आ रही है, एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। कुछ पेंशन फंड में योगदान के संबंध में कटौती का दावा करने के लिए पात्र है। इंडिविजुअल एंड फर्म, ओनली इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड HUF, फर्म। तो यहाँ पर जो सेक्शन 80CCC है इनकम टैक्स के अंडर में, उसमें किस व्यक्ति को पेंशन फंड के लिए छूट मिलती है, या इस तरह से कह सकते हैं कि वो इस सेक्शन में अपना डिडक्शन ले सकता है, वो कौन हो जाएगा। तो उसमें आपके केवल इंडिविजुअल आता है, केवल एक व्यक्ति को ही ये डिडक्शन दी जाती है, क्योंकि 80C से 80U तक की जो डिडक्शन होती हैं, कुछ सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए होती है, कुछ फर्म्स के लिए भी होती है, कुछ कंपनी के लिए भी होती है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की छूट किसको दी जा रही है। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
Dash is for individuals and HUFs not carrying out business of profession under any proprietorship. डैश उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जो किसी भी स्वामित्व के तहत व्यवसाय या पेशा नहीं कर रहे हैं। तो ITR फिल करना होता है। ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो फिल करना होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न जो होगा फिल किया जाएगा, किसके द्वारा? एक व्यक्ति या फिर HUF के लिए होगा जो कि किसी स्वामित्व के तहत क्या कर रहे हैं? बिजनेस या फिर प्रोफेशन का काम नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम कर रहे हैं। तो कौन सा फॉर्म फिल करते हैं? तो कौन सा हो जाता है इसमें? वो हो जाएगा आपका ITR 2। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है TDS on payment from Employee Provident Fund under Section 192A is not applicable if the aggregate amount of such payment to the payee is less than dash। धारा 192 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि से भुगतान पर TDS लागू नहीं होता है यदि प्राप्तकर्ता को इस तरह के भुगतान की कुल राशि डैश से कम है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो सेक्शन 192 होती है किसकी? जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके अकॉर्डिंग जो कर्मचारी भविष्य निधि होती है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है, इसको शॉर्ट में EPF बोलते हैं। तो यहाँ पर EPF भी लिखा हो सकता है, फुल फॉर्म हो जाएगी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। उसके अंतर्गत क्या रहेगा कि TDS उस पर लागू नहीं होगा यदि जो प्राप्त करता है, जिसको रिसीव हो रहा है अमाउंट, उसकी भुगतान की कुल राशि किससे कम होगी। TDS क्या होता है? टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। इसको डिटेल में मैंने आपको क्लासेस की वीडियो में पढ़ाया हुआ है इसके बारे में। तो कितने से कम पर नहीं TDS लगता है? तो वो अमाउंट हो जाता है 50,000 का, 50 लाख का। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 80EE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रिलिमिनरी डील्स विद द डिडक्शन फॉर। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80EE मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए कटौती के से संबंधित है। आपने 80E तो पढ़ी है। 80E किससे रिलेटेड हो जाती है? शिक्षा के लिए होती है। एजुकेशन के लिए जो लोन लेते हैं उसको जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उससे रिलेटेड हो जाती है। यहाँ पर 80EE की बात कर रहा है कि वो किससे रिलेटेड है? हाउस रेंट, घर का किराया, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज, डोनेशन टुवर्ड्स सोशल कॉजेज, सामाजिक कार्यों के लिए दान, होम लोन इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर, पहली बार घर के मालिकों के लिए होम लोन का ब्याज। तो ये किससे रिलेटेड हो जाती है? ये हो जाएगी आपकी होम लोन से रिलेटेड, कि पहली बार जब होम लोन लिया है किसी ने, फर्स्ट टाइम जो हाउस ओनर है किसी घर का, उसने पहली बार जब हाउस लोन लिया है, होम लोन लिया है, तो उसको जो दी जाती है छूट, तो 80EE में आ जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर स्पेसिफाइड इन। आयकर की दरें निर्दिष्ट हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, इनकम टैक्स रूल्स 1962 में, फाइनेंस एक्ट में, या फिर सर्कुलर ऑफ CBDT। यानी कि जो इनकम टैक्स रेट, जैसे कि आपको पता ही है कि हर वर्ष क्या होती है, पर ईयर वो चेंज हो जाती है, उसको कोई ना कोई चेंजेस आ जाते हैं। जो इनकम टैक्स की बुक होती है आपकी, इसीलिए हर साल नई लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो आयकर की जो दरें होती हैं वो कौन डिसाइड करता है कि कितनी होनी चाहिए? किसके द्वारा डिसाइड की जाती हैं? वो डिसाइड की जाती है फाइनेंस एक्ट विद अधिनियम आता है। जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि बजट पेश किया गया था लोकसभा में, वहाँ पर उस पर काफी चर्चा रही, विद अधिनियम फाइनेंस एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग बहुत से चेंजेस भी इस बार किए गए हैं जो कैपिटल गेन है उसमें। तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग होता है? फाइनेंस एक्ट आता है, उसमें दरें दे रखी होती हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस द SSC आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर जो एक पहले ही बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को कि एक सिटीजन होता है, एक रेजिडेंट होता है। सिटीजन नागरिक होता है किसी देश का, और जो रेजिडेंट होता है जरूरी नहीं होता कि वो नागरिक हो, लेकिन निवासी वो हो सकता है उस देश का किसी भी धारा वर्ष में या फिर गत वर्ष में। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी कैटेगरीज में उसको हम डिवाइड करते हैं। तो कितनी कैटेगरीज हो जाएगी? वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक आपका हो जाता है साधारण निवासी, दूसरा हो जाता है अनिवासी और असाधारण निवासी। ये 3 कैटेगरीज होती हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको काफी डिटेल में मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, जो इसमें हमने क्लासेस की वीडियोस ली थी, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो बेसिक जो कंडीशंस होती हैं, एडिशनल कंडीशंस होती है, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो किसी गत वर्ष में कोई व्यक्ति किस तरह का रेजिडेंट है, किस तरह का निवासी है। तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने नहीं पढ़ा है अभी तक,
तो उन वीडियोस को देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिटेल में आपको अच्छे से समझ में चीजें आएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफंड ऑफ टैक्स इज ए, घर की वापसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफंड ऑफ टैक्स इज ए, कर की वापसी है, यानी कि जो टैक्स पेमेंट किया है, अगर कभी कभी ये होता है कि ज्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया या पहले से ही कुछ चीजों पर सीरियस लगता है, तो वहां पर आपने बाद में जब फॉर्म फिल किया तो टैक्स आपका एक्सेस निकला तो रिफंड हो रहा है, तो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, गैर प्रचालन आय, ऑपरेटिंग इनकम प्रचालन आय, कैपिटल रेवेन्यू पूंजी राजस्व या फिर लायबिलिटी दायित्व, क्या हो जाएगा, जो रिफंड हो रहा है टैक्स वो हो जाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गैर प्रचालन आय। ऑपरेटिंग इनकम जब बिजनेस को आप चला रहे होते हैं तो वहां पर बिजनेस के चलने में जो इनकम होती है, आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए, तो सेल कर रहे हैं, उसके बाद फिर उससे परचेज करते हैं रॉ मटेरियल को, फिर उसका काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर आप उसको सेल करते हो, साइकिल ऐसा चलता रहता है, वो इनकम हो जाएगी आपकी ऑपरेटिंग इनकम। और यहाँ पर जो रिफंड हो रहा है टैक्स में तो नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 provides for deduction in respect of interest on loans taken for education। आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती का प्रावधान करती है। ATE, ATDD, ATG, ATU, तो अभी मैंने बताया ही था, जहाँ पर हमने ATEE पढ़ी थी क्योंकि होम लोन से रिलेटेड थी, तो ATE क्या हो जाएगी, अगर आप हायर एजुकेशन पर लोन ले रहे हैं तो उसका जो इंटरेस्ट पे करते हैं उससे रिलेटेड हो जाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ATDD किससे रिलेटेड होती है, जो अगर कोई निशक्त आश्रित है आपके ऊपर तो उसका जीवन बीमा प्रीमियम होगा, उससे रिलेटेड हो जाती है। ATG डोनेशन से रिलेटेड हो जाती है, और ATU हो जाती है कि कोई निशक्त है उसको इनकम हो रही है, पूर्णतः निशक्त है, जैसे कि कम्प्लीटली 70-80% के ऊपर ब्लाइंड है कोई व्यक्ति, इस तरह की कोई विकलांगता है उसमें, तो उसको इनकम जो हो रही होती है उससे रिलेटेड छूट दी जाती है, वो ATU में आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एज पर सेक्शन 16(2) of the Income Tax Act 1961 first dash is included in the salary and after the exemption is allowed। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 उपधारा 2 के अनुसार पहले डैश को वेतन में शामिल किया जाता है और उसके पश्चात छूट अनुमन्य की जाती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की, मनोरंजन भत्ते की, हाउस रेंट अलाउंस की, मकान किराए भत्ते की, प्रोफेशनल टैक्स की यानी कि वृत्तिकर, और स्टैंडर्ड डिडक्शन की यानी कि मानक कटौती। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये जो धारा दे रखी है 16 सेक्शन 2, इसके अंतर्गत कोई डिडक्शन दी जाती है जिसमें कि पहले तो उस जिससे रिलेटेड होगी वो डिडक्शन उसको शामिल कर लेते हैं हम, किसमें, वेतन में। जो सैलरी है 5 हेड होते हैं इनकम के, उसमें से जो सैलरी हेड होता है उस हेड में हम पहले शामिल कर लेते हैं, उसके बाद उसकी हम जो टोटल सैलरी निकाल लेते हैं उसके बाद हम वापस उसमें डिडक्शन देते हैं। तो कौन सी हो जाती है, तो मनोरंजन भत्ता होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो कटौती दी जाती है 16 सबसेक्शन 2 की, ये सबको नहीं दी जाती, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलती है, सभी एम्प्लॉयज को नहीं दी जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और इसमें कभी कभी मैक्सिमम लिमिट भी पूछता है कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 5000 होती है। इसको निकालने के 3 पॉइंट बनते हैं और कई प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको समझा चुकी हूँ इसके बारे में। 5000 इसका मैक्सिमम लिमिट हो जाती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही मिलती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Where educational institution is maintained and owned by the employer, cost of such education in a similar institution in or near the locality minus amount recovered from the employer would not be regarded as a perquisite if the value of benefit per child doesn't exceed dash। जहां शैक्षिक संस्थान का रखरखाव और स्वामित्व नियोक्ता द्वारा किया जाता है, उसी तरह के संस्थान में या उसके आसपास ऐसी शिक्षा की लागत को घटाकर कर्मचारियों से वसूल की गई राशि को अनलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा यदि प्रति बच्चे का मूल्य डैश से अधिक नहीं है। काफी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। यहाँ पर सिंपल सा समझ लीजिए, कहने का मतलब ये कि जो शिक्षा की सुविधा दी जाती है कि यदि नियोक्ता द्वारा किसी ऐसे आसपास कोई शिक्षा से रिलेटेड संचालित किया जा रहा है, कोई स्कूल है, वहाँ पर कोई एम्प्लॉय है, उसका बच्चा पढ़ रहा होता है, तो उसकी अमाउंट उससे ली भी जा रही है, वो चाहे वसूल की जा रही है, तो वहाँ पर अगर उसको कितनी अमाउंट तक होता है तो कोई भी राशि उसको पे नहीं करनी पड़ती, यानी कि एक्स्ट्रा उसको नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि वो पूरी छूट में आ जाती है। कितनी छूट उसके लिए होती है, तो कितनी हो जाती है, 1000 पर मंथ की होती है, 1000 पर मंथ की होती है।
यहाँ पर एक चीज आप स्पेशली ध्यान में रखिएगा कि शिक्षा की सुविधा की बात हो रही है। यहाँ पर एक होता है शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस एक दिया जाता है, एक एजुकेशन वर्क साइट होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुलाभ लिखा है, भत्ता नहीं लिखा। दो तरह से दिया जाता है, एक तो बेसिक सैलरी होती है, कुछ भत्ते होते हैं और कुछ अनुलाभ होते हैं। यहाँ पर अनुलाभ दिया जा रहा है, भत्ता नहीं मिल रहा। भत्ता डायरेक्टली जो होता है, अलाउंस जो होता है वो आपको नगद कैश में मिलता है। अनुलाभ जो होता है एक तरह की सुविधा दी जाती है, फैसिलिटीज दी जाती हैं, जिसको आप रुपए में जिसकी गणना कर सकते हैं, रुपए में काउंट कर सकते हैं, डायरेक्ट रुपए में नहीं मिलता, तो वो आपका अनुलाभ कहलाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 पर मंथ होती है। एक आंसर है ऑप्शन सी। और अगर शिक्षा भत्ता एजुकेशन अलाउंस की बात की जाए, जिसको शॉर्ट में अगर हम ये लिखें कि एजुकेशन अलाउंस जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ होता है, अधिकतम 2 बच्चों तक। ध्यान में रखिएगा, पर मंथ के अकॉर्डिंग होता है, पर चाइल्ड होगा, अधिकतम मैक्सिमम 2 बच्चों तक के लिए, 2 चाइल्ड्स तक के लिए वो आपको अलाउड होता है, उस तक कटौती दी जाती है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा कि शिक्षा की सुविधा है या शिक्षा भत्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। वेतन शीर्षक के तहत कर योग्य आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपके 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या दोनों भी सही हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डजंट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, बोथ आर टैक्सेबल एज सैलरी। कथन 1, यानी कि आय का अधिनियम 1961 स्वैच्छिक और संविदात्मक भुगतान के बीच कोई अंतर नहीं करता है, दोनों वेतन के रूप में कर योग्य होते हैं। यानी कि स्वैच्छिक किया गया हो या फिर संविदात्मक भुगतान किया गया हो, कोई डिफरेंस नहीं माना जा रहा है, दोनों ही वेतन के लिए कर योग्य माने जा रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, इफ एन इंडिविजुअल receives salary from more than one employer during the same previous year, salary from each employer shall be accumulated and taxable under the head salaries। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक ही पिछले वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ता से वेतन प्राप्त करता है, तो प्रत्येक नियोक्ता से वेतन शीर्षक के तहत संचित और कर योग्य होगा। यानी कि एक से ज्यादा अगर नियोक्ता है, एक से ज्यादा जहाँ वो काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी जो है अलग अलग जगह से आ रही होगी, तो उन सारी सैलरी को क्या किया जाएगा, वेतन शीर्षक में शामिल किया जाएगा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। अगर सैलरी जो इनकम है उसकी 2-3 भी नियोक्ता है तब भी उसकी सैलरी हेड में शामिल की जाती है, उसको ऐड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आपका करेक्ट है। जो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि स्वैच्छिक या संविदात्मक, यानी कि उसको वॉलंटरी या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट किसी भी तरह का दिया जा रहा है, तो दोनों ही टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में, ये भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सी एंड एजी एक्ट 1971 द टेनर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज। सी एंड एजी अधिनियम 1971 के अनुसार महालेखा नियंता की पदावधि होती है 4 इयर्स की, 5 इयर्स की, 6 इयर्स की, 7 इयर्स की। यानी कि जो कैग होता है उसकी अवधि कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यानी कितने टाइम के लिए उसको जो है नियुक्त किया जाता है, तो कितने टाइम के लिए होता है, वो आपका 6 इयर्स के लिए होता है। ज्यादातर बच्चे जो है 5 इयर्स लगा देंगे, क्योंकि मोस्टली जो है 5 इयर्स के लिए ही रखा जाता है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति होती है वो 6 वर्षों के लिए की जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले आपसे 6 वर्ष के लिए, 6 इयर्स के लिए, या फिर 65 उनकी मैक्सिमम एज है, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगी तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल। इनमें से कौन सा विकल्प आंतरिक नियंत्रण में एक अंतर्निहित परिसीमन है। इनकॉम्पिटेबल ड्यूटीज, असंगत कर्तव्य, लैक ऑफ एन ऑडिट कमेटी, लेखा परीक्षा समिति का अभाव, लैक ऑफ सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों के पृथक्करण का अभाव, पार्टी ह्यूमन जजमेंट, दोषपूर्ण मानवीय निर्णय। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आंतरिक नियंत्रण जो इंटरनल कंट्रोल होता है उसमें कौन सा एक उसकी लिमिटेशन होती है। यानी कि अगर इंटरनल कंट्रोल की प्रणाली या सिस्टम कह सकते हैं किसी संस्था में अगर है, तो क्या लिमिटेशन उसकी हो जाती है, क्या लिमिटेशन होती है उसकी। तो यहाँ पर पार्टी ह्यूमन जजमेंट, दोषपूर्ण मानवीय निर्णय जो होते हैं वो उसकी एक परिसीमन होते हैं। अगर वो डिसीजन है किस तरह के गलत लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल काम नहीं करता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटरिम ऑडिट रिफर्स टू एन ऑडिट कंडक्टेड। अंतरिम अंकेक्षण बताता है
इन 2 डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स, 2 भिन्न लेखा वर्षों में किए गए अंकेक्षण को, इन बिटवीन 2 स्टेटरी एनुअल ऑडिट विद इन सेम अकाउंटिंग पीरियड, उसी लेखावधि में 2 वैधानिक वार्षिक अंकेक्षण के बीच में किए गए अंकेक्षण को, इन बिटवीन 1 स्टेटरी ऑडिट एंड एन इंटरनल ऑडिट इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, उसी लेखावधि में एक वैधानिक अंकेक्षण एवं एक आंतरिक अंकेक्षण के बीच में किए गए अंकेक्षण को, नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो इंटरिम ऑडिट होता है, अंतिम अंकेक्षण क्या होता है कि जब वर्ष के बीच में ही, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बीच में ही अगर ऑडिट का काम हो रहा है, ऐसे तो ऑडिट कब होता है, जब जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कंप्लीट हो जाता है, सारे अकाउंट्स बन जाते हैं, उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ऑडिट किया जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से वर्ष के बीच में ही ऑडिट किया जा रहा है तो वो ऑडिट हमें क्या बताता है, तो ऑडिट हो जाता है आपका कि इन बिटवीन 2 स्टेटरी एनुअल ऑडिट विद इन सेम अकाउंटिंग पीरियड, एक ही लेखावधि में, उसी लेखावधि में भी कह सकते हैं, 2 वैधानिक वार्षिक अंकेक्षण के बीच में किए गए अंकेक्षण को क्या कहा जाता है, अंतरिम अंकेक्षण कहा जाता है। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल रिपोर्ट्स आर सबमिटेड बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स टू असिस्ट देम इन, लेखा विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को उनकी सहायता के लिए आंतरिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। प्लानिंग, योजना निर्माण, कंट्रोल, नियंत्रण, प्लानिंग एंड कंट्रोल, योजना निर्माण और नियंत्रण, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इंटरनल रिपोर्ट होती है, यानी कि जो आंतरिक रिपोर्ट होती है, वो लेखा विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत की जाती है। किस चीज में सहायता के लिए, क्या उनको बेनिफिट मिलता है इससे, किस चीज के लिए उनका मतलब वो रिपोर्ट इम्पोर्टेंट होती है, वो किसके लिए होती है, प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए, कि वो अच्छा योजना का निर्माण कर सकें और नियंत्रण कर सकें। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो प्लानिंग और कंट्रोल होता है आपस में एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड होते हैं, बहुत ही जुड़े हुए होते हैं। अच्छी प्लानिंग तभी सही सक्सेसफुली काम कर पाएगी जबकि कंट्रोल अच्छा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट मीन्स, अंकेक्षण से तात्पर्य, टू प्रिपेयर बुक ऑफ अकाउंट, लेखा पुस्तकें तैयार करना, टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तलपट तैयार करना, टू मेक एडजस्टमेंट्स इन अकाउंट, लेखा में समायोजन करना, टू एग्जामाइन अकाउंटिंग बुक्स, लेखा पुस्तकों की जांच करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ऑडिट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, तो ऑडिट कब होता है, जब हमारे सारे फाइनेंशियल बुक्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, बन गए हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स तैयार हो गए हैं, उसके बाद हम ऑडिट का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑडिट का मीन्स, ऑडिट में लेखा पुस्तकें नहीं तैयार होती, ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर किया जाता है, ना ही हम कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं अकाउंट में, हम उनकी जांच करते हैं, हम उसको एग्जामाइन करते हैं और ये देखते हैं कि जो अकाउंट्स हमारे स्थिति दिखा रहे हैं किसी भी संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक्शन में सही है या नहीं है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आज की वीडियो में ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपने सॉल्व किए होंगे मेरे साथ। तो बताइएगा मुझे कि कितने क्वेश्चंस आप लोग के करेक्ट हुए हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट पहले भी मैं करा चुकी हूँ या आगे भी आएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करिए जिससे कि अच्छे से रिवीजन हो जाए जितना भी हमने पढ़ा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।